Hello friends, good morning, have a nice day. I hope you all must be good. दोस्तों मैं आपका ट्रेनर रवि चौरसिया मैं इस फॉरेक्स ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं हम वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको फॉरेक्स ट्रेनिंग को लेकर के बिगिनर से लेकर के एडवांस तक की चीज़ें बताएंगे। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको आई होप आपको वैल्यू टू टाइम मिलेगा। आपका समय जाया नहीं जाएगा। इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक ही वीडियो में मैं पूरा कवर करने का प्रयास किया हूँ कि एक ही वीडियो को देख करके आप एटलीस्ट एक एवरेज ट्रेडर बन सकते हैं। तो एक एवरेज ट्रेडर को बनने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं हमने उसको पूरा कवर अप किया हुआ है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे ऑपरेट होती है, फॉरेक्स ब्रोकर्स क्या होते हैं, एलपीज क्या होते हैं और सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं और इसमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, पिप्स क्या होते हैं, लॉट साइजेस क्या होती हैं, लिवरेज क्या होते हैं, स्प्रेड क्या होते हैं और कौन-कौन से प्राइस अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या-क्या चीज़ें आती हैं। देखिए हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है 2 भागों में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका फंडामेंटल है और सेकंड पार्ट आपका टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स कैसे ऑपरेट होता है, ये सब सारी चीज़ें पिप्स वगैरह क्या हैं, लॉट क्या है और टेक्निकल एनालिसिस में होता है कि इसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, कैसे आप इसको गेस करेंगे कि प्राइस किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो इनका एक अपना खुद का बॉडी लैंग्वेज होता है। वो टेक्निकल एनालिसिस में हम आपको आगे बताएँगे और टेक्निकल एनालिसिस में पूरा स्क्रीन एनालिसिस आप समझ लीजिए कि आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे अगर बैठे हैं तो आपको बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन को देख कर के ही ट्रेड कर सकते हैं, इसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। प्रैक्टिकल में आगे हम आपको इसको डिस्क्राइब करेंगे कि एग्ज़ैक्टली इसको क्या बोलते हैं वो हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या बताएँ आपको? तो सबसे पहले हम चलते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक? फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है? तो देखिए शेयर ट्रेडिंग में हम शेयर्स खरीदते हैं और क्रिप्टो ट्रेडिंग में हम क्रिप्टोज़ खरीदते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग में हम जो है प्रीशियस मेटल्स खरीदते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर इस तरह के और कुछ एनर्जी ट्रेडिंग होती है जैसे हमारा आप ये कह लीजिए कि क्रूड ऑयल हो गया, एनजी गैस वगैरह हो गया, तो ये सब एनर्जी ट्रेडिंग में आती हैं। तो ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग भी होता है तो रादर देन बाइंग दीज टाइप ऑफ स्टफ्स वी शुड बाय करेंसीज। तो देखिए इन सब जो हमने पहले स्टफ बताए इनके बाय करने के बजाय फॉरेक्स में हम जो है करेंसी को बाय करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से बाय करते हैं। इसी को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रैक्टिकल में बोलते हैं। आगे हम ये बात कर लेते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए फॉरेक्स ट्रेडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसको आप ध्यान से सुनिएगा हम बताते हैं एक-एक करके कैसे ये ऑपरेट होता है, क्या-क्या इसके मेजर बेनिफिट्स हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे कि ये 8.2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट इस साल हो गया है। लास्ट ईयर ये 7.2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट था। उसके पहले 6.2 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट था। तो इस तरीके से जो ये रैपिडली ग्रो कर रहा है, इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता है। यूँ कह लीजिए कि हमारी जो भारत की इकोनॉमी है, जो एक जीडीपी होती है, वो 2.66 ट्रिलियन डॉलर की है। 2.66 ट्रिलियन डॉलर का 1 साल का बजट होता है। और इसका एक दिन का जो वॉल्यूम होता है फॉरेक्स का वो 8.2 ट्रिलियन डॉलर का होता है। 8.2 ट्रिलियन डॉलर मतलब 3 गुना सीधा-सीधे। जितना हमारा 1 साल का बजट होता है, उसका 3 गुना इसमें डेली का ट्रांज़ैक्शंस होता है, तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम इसमें रहता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया के बड़े-बड़े बैंक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। दुनिया के हर सेंट्रल बैंक्स लगभग-लगभग इसमें इन्वॉल्व हैं 99%।
तो ये बहुत लार्ज मार्केट है, आप एक बहुत बड़ी मार्केट में बिज़नेस करने जा रहे हैं अगर आप इसमें एंटर हो रहे हैं तो। आगे ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है क्योंकि और ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं जो डेमो अकाउंट प्रोवाइड करता हो। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। जैसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग शेयर ट्रेडिंग में बात करें, कमोडिटी ट्रेडिंग में बात करें या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में बात करें, तो यहाँ पे किसी प्रकार का डेमो अकाउंट नहीं होता है। आपको सिर्फ़ आपको पैसे लगाने ही पड़ेंगे, किसी भी हालत में बगैर पैसे लगाए आप कोई पैसा अर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है कि आप जो है पैसा नहीं भी लगाएँ, तो भी जो है आप इसको सीख सकते हैं। डेमो अकाउंट से आप सीख लीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आता है तो पैसा लगाइए और इस मार्केट में बगैर पैसे के भी आप अर्निंग कर सकते हैं, उसके और सारे स्रोत हैं, वो मैं आगे बताऊँगा आपको, अभी बहुत एडवांस हो जाएगा। दूसरा इसका ये बेनिफिट है कि ये 24 घंटे मार्केट होती है। अगर आप एम्प्लॉयी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, प्राइवेट एम्प्लॉयी हैं या जो है बिज़नेसमैन हैं, दिन में आप बिज़नेस करते हैं, तो रात में आप इसको 7 से 9 या जो है 7 से 10, 11, 12 बजे तक 24 आवर का मार्केट होता है। जब भी आपको 3-4 घंटे का टाइम मिलता है, तो 3-4 घंटे में आप ट्रेड करके बहुत आराम से एक अच्छा खासा 1% का अपनी कैपिटल का रिटर्न निकाल सकते हैं, इसमें इतनी पावर होती है। साथ ही साथ इसमें बहुत ही लो कॉस्ट ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं पे करनी पड़ती और इसमें 1 टू 1 का लिवरेज से लेकर के 1 गुना लिवरेज से लेकर के इसमें 1000 गुना तक का लिवरेज मिलता है। 1000 गुना तक का लिवरेज मिलता है मतलब $100 लगा करके आप $1,00,000 का ट्रेड कर सकते हैं। $100 इन्वेस्ट करके $1,00,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। तो $100 आपका $1,00,000 का वर्क करता है। तो इस तरह इसमें इतने अच्छे लिवरेज मिलते हैं, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं तो बहुत अच्छा प्रॉफ़िट अर्न कर सकते हैं। और इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। लिक्विडिटी मतलब कि जो भी अगर कोई व्यक्ति 500 करोड़ का ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो एट ली एट एट सेम टाइम उसी जो स्क्रीन पे रेट शो हो रहा है, उसी रेट में जो है पूरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। मतलब वो प्राइस ऊपर-नीचे नहीं जाता, उसी रेट में एग्जीक्यूट हो जाता है। इसमें हमेशा बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है मतलब जितना आप बाय करेंगे उतना पूरा का पूरा लिक्विडिटी रहता है। चाहे आप 1000 करोड़ का ऑर्डर प्लेस करें या 2000 करोड़ का या $100 का, ठीक? और साथ ही साथ इसमें बहुत ही वोलेटिलिटी रहती है, तो वोलेटिलिटी से क्या होता है कि कोई भी स्टॉक या करेंसी जितना ही वोलेटाइल होगा, उतने ही प्रॉफ़िट के आपके चांसेज़ होते हैं। और ये बाइनरी ट्रेडिंग होती है इसमें मतलब जैसे शेयर मार्केट में आप जाते हैं तो या तो आप सिर्फ़ बाय ही करिए या तो सेल करिए। बाइंग सेलिंग दोनों एक साथ नहीं कर सकते अदरवाइज़ वो एवरेज करके वो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं पोज़ीशन। यहाँ पे क्या है क्रिप्टोज़ में भी क्या है आप स्पॉट में सिर्फ़ बाय बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते, ठीक? तो यहाँ पे क्या है कि बाय और सेल दोनों कर सकते हैं, बाय और सेल दोनों आप समझिए इस बात को। वहाँ उन दोनों मार्केट में बाय और सेल दोनों नहीं होता, यहाँ पे बाय और सेल दोनों होता है। और आप इस पोजीशन को 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं लगता। पोजीशन को होल्ड करने का कोई चार्ज नहीं लगता, साथ में इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं होता। जैसे शेयर मार्केट में कॉल और पुट का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, आपका चाहे फ़ायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड से पहले ही आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। तो इसमें ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं होता। आप अपना प्रोडक्ट जो भी आप करेंसी वगैरह बाय किए हैं उसको रख सकते हैं। इवन 10 इयर्स तक अगर आप होल्ड करते हैं तब भी ज़ीरो स्वैप चार्ज है, उसको स्वैप चार्ज बोलते हैं, ज़ीरो है। तो वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, तो ये डिफ़रेंस है इसमें। साथ ही साथ इसमें बहुत अच्छी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, जैसे शेयर मार्केट में कोई कॉपी ट्रेडिंग जैसी टेक्नोलॉज़ी नहीं होती। यहाँ पे बहुत वेटेरन वेटेरन मतलब एक सीज़न्ड सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मतलब अनुभवी, बहुत सारे अनुभवी जो है ट्रेडर्स होते हैं जो उनका एक प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे कंपनीज़ प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती हैं अनुभवी ट्रेडर्स को। अगर आप ट्रेडर्स नहीं हैं, तो आप पैसा डाल कर के उन ट्रेडर्स को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो उन ट्रेडर्स को जब आप फ़ॉलो करेंगे तो जो भी आपका उनका कुछ प्रॉफ़िट शेयरिंग फिक्स रहता है, वो 10% मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम 50% तक आपके प्रॉफ़िट में से हिस्सा लेते हैं। तो उसको कॉपी ट्रेडिंग बोलते हैं और साथ में एक पैम होता है, पैम अकाउंट, वो भी मतलब कॉपी ट्रेडिंग जैसा ही होता है। ये 2 अलग-अलग टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, बहुत बड़ी टेक्नोलॉज़ीज़ हैं। ये
तो अगर आप ट्रेडर नहीं भी हैं तो आप अच्छे अनुभवी ट्रेडरों को आप अपना अकाउंट उनके साथ अटैच करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसको कॉपी ट्रेडिंग या पैम बोलते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें रोबोट ट्रेडिंग भी होती है। MT5 में 5000 रोबोट हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप रोबोट को भी अपने अकाउंट में सेट करके पैसा कमा सकते हैं और ये वर्ल्ड वाइडली रेगुलेटेड है। तो ये एक बहुत अच्छा मार्केट है। इसमें बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज हैं। एवर ग्रोइंग मार्केट है और भारत में अभी ये अगले 50 साल तक तो ये ग्रो ही करता जाएगा। अगर इस सेक्टर में आप इन्वॉल्व होते हैं तो ये मान के चलिए कि एक आप बहुत बड़े सेक्टर में आप इन्वॉल्व कदम रखने जा रहे हैं और जिसका कोई अंत नहीं है। इसमें आप $100 मंथली से ले करके $1,00,000, $2,00,000 इवन $1,00,00,000 तक भी आप कमा सकते हैं। ये एंडलेस मार्केट है। इसमें जो भी आप प्रेडिक्ट करेंगे सो सारा हो सकता है। तो इसकी ये सारे फायदे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के। आगे हम थोड़ा सा इसको और एलाबोरेट करते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर क्या होता है। अब इसमें सबसे पहले आ जाते हैं कि ब्रोकर क्या होता है। जैसे हमारे इंडियन मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं। जैसे मोतीलाल ओसवाल है, 5paisa.com है, शेर खान है, आनंद राठी है। इस तरह से बड़े-बड़े जो नाम होते हैं ये ब्रोकर्स होते हैं जिनमें हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हैं और फिर इसके थ्रू हम शेयर्स वगैरह खरीदते हैं और हमारे शेयर्स वगैरह डीमैट अकाउंट में रहते हैं। ठीक, उसी तरह से फॉरेक्स मार्केट में भी फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं। फॉरेक्स ब्रोकर्स क्या होते हैं? ये अ, दुनिया के सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल बैंक से कनेक्टेड होते हैं। ये आपके आईएनआर को ले करके अपने यहाँ एक अकाउंट ओपन करके आईएनआर को आपके जो है ये डॉलर में कन्वर्ट करके ये जो है ट्रेडिंग टर्मिनल तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ट्रेडिंग टर्मिनल मतलब MT4 MT5 दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग टर्मिनल है। तो वहीं पे ये पैसा पहुंचाने का काम करते हैं और जब वहां पे आप ट्रेड करके फायदा कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो जब आप विड्रॉल मारते हैं तो वहां से ये डॉलर को जो है विड्रॉल करके और जब आप यहाँ से भी विड्रॉल मारते हैं ब्रोकर के यहाँ से भी तो वो आपको कन्वर्ट करके आईएनआर में देने का काम करते हैं। इसके बीच में ये चार्जेस कुछ लेते हैं। ठीक, ब्रोकरेज ब्रोकरेज जिसको बोलते हैं, ब्रोकर चार्जेस लेते हैं। तो ये एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं और इन्हीं के थ्रू आपका अकाउंट ऑपरेट होता है। तो ये आप समझ लीजिए कि एक मीडिएटर है आपके और जो है जो अमेरिकन या स्विस सेंट्रल बैंक्स हैं उनके बीच जो पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि डॉलर, यूरो, यूएसडी जो भी आप खरीदते हैं ये सब अलग-अलग देशों की सेंट्रल बैंक के थ्रू ही सेल होते हैं। तो ये सेंट्रल बैंक में उस पर्टिकुलर कंट्री की जो पैसा पहुंचाने का काम करते हैं वो यही करते हैं। और जहाँ पे पैसा जाता है उनको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बोलते हैं। इसको हम आगे थोड़ा-सा बताएँगे, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक? करेंसी पेयर्स क्या होते हैं? देखिए, किसी भी देश की करेंसी को हम कैसे खरीद सकते हैं? तो किसी भी देश की करेंसी को हम किसी दूसरी करेंसी से ही खरीद सकते हैं क्योंकि उसका खुद का वैल्यू होता है। देखिए, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे शेयर्स वगैरह का अपना खुद का वैल्यू बहुत कम होता है। ₹1 का शेयर 1000 चला जाता है, 10,000 चला जाता है, 10,000 का शेयर ₹1 चला जाता है। लेकिन करेंसी में क्या फ़ायदा होता है? करेंसी की खुद की अपनी वैल्यू होती है और वो वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। वो वैल्यू क्या होती है कि दूसरे कंट्री की करेंसी की तुलना में थोड़ा-सा प्लस माइनस होती है और वो प्लस माइनस बहुत ज़्यादा नहीं होता, 10% के आसपास का होता है ईयरली। ठीक? तो ये इस तरह से करेंसी पेयर्स होते हैं। जैसे यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, तो ये 2 करेंसी पेयर्स हैं। अगर हमको यूरो खरीदना है तो यूएसडी देके खरीद सकते हैं या यूएसडी खरीदना है तो यूरो देके खरीद सकते हैं। इस तरीके से 2 मतलब 2 पेयर्स का 2 करेंसी को मिला कर के एक करेंसी पेयर्स बनता है। जैसे यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया। इस तरह से करेंसी पेयर्स होते हैं और अब जैसे यहाँ पे यूरो यूएसडी शो कर रहा है। अगर हमें यूरो खरीदना है तो यूएसडी दे के हम इसको बाय पे क्लिक करेंगे। बट अगर हमें यूएसडी यूरो दे करके यूएसडी खरीदना है तो हम क्या करेंगे कि सेल करेंगे इसको। सेल ऑप्शन पे जाएँगे और सेल कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे। बाय का जस्ट उल्टा कर देंगे तो यूएसडी बाय हो जाएगा। ठीक? तो ये जो है करेंसी पेयर्स होते हैं।
आगे हम बताते हैं कि कैसे हम जो है फॉरेक्स कैसे हम फॉरेक्स में पैसा बना सकते हैं। तो देखिए फॉरेक्स में पैसा बनाने के लिए जो है बाइंग और सेलिंग होता है। अगर आप किसी करेंसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं नीचे जाएगा तो आप उसको सेल करिए, अगर किसी करेंसी को अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा तो बाय करिए। तो इसमें जो चेंजेज होते हैं पिप्स के उसको हम आगे बताएँगे, उसके थ्रू आपको पैसा मिलता है। अब इसमें एक चीज़ और आती है स्प्रेड। स्प्रेड क्या होता है, ये थोड़ा हम आपको आगे बताएँगे, अभी कैसे हम बता दें कि हाउ टू मेक फोरकास्ट। अब जो है फॉरेक्स में ये बात आती है कि हम कैसे ये प्रेडिक्ट करेंगे कि रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बिना प्रेडिक्शंस के तो हम पैसे अर्न नहीं कर सकते। अब बिना किसी प्रायर प्रेडिक्शंस के मतलब पूर्वानुमान के अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो प्रॉफ़िट भी दे सकता है, लॉस भी दे सकता है। बट उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ एनालिसिस हैं, जिसके थ्रू हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर या नीचे जाएगा। वो ज़्यादातर 80% से 20% एक्यूरेट होती है। उसमें 2 तरह के मेन एनालिसिस होते हैं, जिनको हम पहला तो ह ये हैं जिनको हम फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं, सेकंड है टेक्निकल एंड ग्राफिक एनालिसिस, ठीक? तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एंड ग्राफिक एनालिसिस ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। इनको हम अभी थोड़ा आगे बताते हैं क्या होगा। क्या होता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली चलते हैं हम आपको पहले फंडामेंटल ही बता देते हैं। देखिए जो भी चीजें न्यूज बेस्ड होती हैं, जो डेटाज वगैरह आते हैं, जो डेटा वगैरह आते हैं करेंसी से रिलेटेड या कंट्री उस पर्टिकुलर जिस कंट्री की करेंसी है उससे रिलेटेड जो डेटा आते हैं, जीडीपी, पॉलिटिकल इवेंट्स, ये सब जो डेटाज आते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस में आते हैं। और जो हम कैंडल वगैरह, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह देखते हैं वो जो है हमारे टेक्निकल एनालिसिस में आते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में क्या क्या चीजें होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फंडामेंटली देखे जाते हैं। तो देखिए करेंसी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स ही जो है फंडामेंटल में आते हैं। वो जो है सबसे पहला तो आपका पॉलिटिकल इवेंट्स हो गया, सेकंड आपका हो गया जो है ये आपका इकोनॉमिक इकोनॉमिक पॉलिसी, ये इकोनॉमिक पॉलिसी और ये आपका पॉलिटिकल इवेंट्स, ये दो मेजर फैक्टर हैं जो फंडामेंटली देखे जाते हैं। तो अब पॉलिटिकल इवेंट्स में क्या है, करप्शंस हो गया, वॉर हो गया, इलेक्शंस। अगर जिस कंट्री में जितना ज्यादा करप्शंस होता है उस कंट्री की जीडीपी उतना ज्यादा डाउन होती है। अगर जीडीपी डाउन हो रही है तो उस करेंसी का वैल्यू भी डाउन होगा। अगर वॉर हो गया, अगर मान लीजिए वॉर होने लगा तो उसमें बहुत सारे बम फोड़े जाते हैं, फाइटर जेट्स का नुकसान होता है, टैंक्स का नुकसान होता है और ह्यूमन बीइंग का बहुत सारा लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वॉर में लॉसेज होते हैं और बहुत सारे बैन बैन लगते हैं उस कंट्रीज पर। अगर दो कंट्री आपस में लड़ रहे हैं तो वर्ल्ड उन पर बैन लगाता है, कुछ फिनेंशियल बैन लगाता है। इस तरीके से जो तरह तरह के बैन्स लगते हैं तो उसमें क्या होता है, उस कंट्री का जो है इकोनॉमी कंसिस्टेंटली मतलब डाउन जाता है तो उस करेंसी का जो है बहुत ज़्यादा अवमूल्यन हो जाता है, तो ये अफ़ेक्ट करते हैं। साथ में अलग अगर इलेक्शंस चल रहे हैं किसी कंट्री में, तो इलेक्शन में क्या होता है, गवर्नमेंट एकदम बिज़ी हो जाती है इलेक्शंस को करवाने में। तो गवर्नमेंट अपनी कंट्री को बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं कर पाती, उसकी ग्रोथ के ऊपर नहीं ध्यान दे पाती। अब चाहे 2 ही महीना हो इलेक्शंस, लेकिन वो इफ़ेक्ट करता है। एक तो पैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते हैं, साथ में ये अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि कौन-सी गवर्नमेंट आएगी, इस पार्टी की आएगी, उस पार्टी की आएगी। इससे और एक प्रॉब्लम होती है, कुछ पार्टी जो है बिज़नेस को सपोर्ट करती हैं, कुछ पार्टी बिज़नेस को नहीं सपोर्ट करती हैं, तो ये सब इनसिक्योरिटी बनी रहती है। तो उसकी वजह से भी जो है डाउन जाता है उस पर्टिकुलर कंट्री का जो है जो करेंसी होता है, ठीक? इसके बाद आता है फिस्कल पॉलिसीज़ में सॉरी इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी में आपका फिस्कल पॉलिसी होता है, जीडीपी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी होता है। अब जैसे मान लो मॉनेटरी पॉलिसी में हर कंट्री के एक कुछ उनके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स होते हैं जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। जैसे इंडिया में रिज़र्व बैंक है, वो मॉनेटरी पॉलिसी इश्यू करता है, ठीक? इकोनॉमिक अफेयर्स भी है, वो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं।
फिनेंशियल से रिलेटेड। तो होता क्या है कि अगर सेंट्रल बैंक जो है अ, वो अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करता है तो ये भी बहुत एक अफेक्टिंग है। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो नई नई पॉलिसीज बनती हैं तो वो कंट्री की इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं, जीडीपी में प्लस या माइनस करती हैं। तो जीडीपी भी अगर किसी कंट्री का ग्रो कर रहा है तो उस कंट्री के करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा, अगर जीडीपी डाउन हो रहा है तो उसका पर्टिकुलर कंट्री के करेंसी का वैल्यू डाउन होगा। तो ये इकोनॉमिक पॉलिसीज भी इनको बहुत इफेक्ट करती हैं। अब तीसरा जो हमारा है मेन, वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हम स्क्रीन पर मतलब एक लैपटॉप की या पीसी की स्क्रीन पे बैठ के जो हम ग्राफ को देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को, इंडिकेटर्स या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड को जो आइडेंटिफाई करके जो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक, वो एनालिसिस हमारा टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अब इसमें दो ही तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट को देख करके बहुत सारे इंडिकेटर्स बने हैं, उनकी मदद से हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। और कैंडलस्टिक चार्ट जो बनता है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, ठीक। तो उसको देख करके हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं, और कैंडलस्टिक चार्ट जिस तरफ जाता रहता है उसको ट्रेंड बोलते हैं। अगर ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड, नीचे जा रहा है डाउन ट्रेंड, अगर बीच में चल रहा है तो साइड वाइज ट्रेंड, ठीक। तो ये सारी चीजें मिल करके हमारा टेक्निकल एनालिसिस बन जाता है। तो ये आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जीडीपी को अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक। अभी आगे आ जाते हैं इधर इधर आ जाते हैं नीचे। हाँ, जीडीपी। अब हम बात करते हैं जीडीपी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो जीडीपी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सबसे पहला तो आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी, उनका जीडीपी ग्रोथ करेगा। गवर्नमेंट अगर स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही तो इसका मतलब ये है कि फिजूल अगर एक्सपेंड हो रहा है पैसा तो इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की इकोनॉमी जो है डाउन जाएगी। और अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उपयोग, कंजम्पशन अगर बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है तब भी जो है उसके डाउन जाने के चांसेस रहते हैं, ठीक। अगर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये भी जो है कंट्री की इकोनॉमी को डाउन करता है। कैसे डाउन करता है? अगर हम किसी चीज को बाहर अलग अलग कंट्रीज से हम खरीदते हैं, जिसका मतलब हम अपना रिजर्व, हमारी जो कंट्री का करेंसी है उसको दे करके हम दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को अपने यहाँ ला रहे हैं, तो हमारी कंट्री का करेंसी बाहर जा रहा है, वहां से प्रोडक्ट आ रहा है। मतलब हमारी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज पे ज्यादा है, खुद पे नहीं है। इससे कंट्री की इकोनॉमी नीचे जाती है। इसका उल्टा जस्ट अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट में क्या होता है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हम बहुत आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हमारा कंट्री बहुत मजबूत है, हम बहुत तरह की चीज़ें बनाते हैं और उनको बेचते हैं, उनसे हमको पैसे मिलते हैं, तो वो हुई हमारी इनकम। अगर इनकम हो रही है किसी कंट्री में तो उसका जीडीपी ग्रोथ करता है, तो उसके कंट्री का वैल्यू बढ़ता है। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट, ठीक। ये दोनों जो है बढ़ाता है कंजम्पशन, अगर ज़्यादा हो रहा है तो डाउन जाएगा, अगर घट रहा है तो अप जाएगा। इंपोर्ट अगर ज़्यादा हो रहा है तो घटेगा, अगर कम हो रहा है तो बढ़ेगा। वैसा इसका भी है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्रीवियस से जितनी कम होगी उतना अच्छा है, और प्रीवियस से जितनी ज़्यादा होगी उतना नेगेटिव है ये। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, जीडीपी को अफेक्ट करती हैं। अब आगे कुछ और फंडामेंटल में कुछ और डेटाज होते हैं, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, सीपीआई का डेटा होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि पर कैपिटा जो परसेंटेज है, ये वीकली डेटाज आते हैं कि पिछले वीक में जो पर पर्सन का जो एक्सपेंस का रेशियो था, परसेंटेज वो कितना था एवरेज, और इस बार कितना हुआ। अगर वो डेटा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ज़्यादा हुआ
मतलब प्रीवियस से अगर घटा है तो अच्छा है, अगर प्रीवियस से बढ़ गया है तो थोड़ा-सा कम ठीक होता है। तो ये डेटा भी आपको मिल जाएँगे, कंपनी के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएँगे, ये आते रहते हैं। तो ये डेटा भी अफ़ेक्ट करते हैं। साथ में आपका नॉन पेरोल फॉर्म्स होता है एनएफपी, ये हर मंथ के जो है फर्स्ट फ्राइडे को जो है ये डेटा अप्रॉक्सिमेटली 6 ओ क्लॉक के आसपास जो है ये इश्यू होता है। अमेरिकन का जो है गवर्नमेंट इसको इश्यू करती है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रेट वगैरह रहता है। अगर एम्प्लॉयमेंट रेट इस तरह के बहुत सारे डेटाज रहते हैं। अगर प्रीवियस से डिक्रीज हुए हैं या इंक्रीज हुए हैं तो ये अफेक्टिंग करते हैं। और इसको याद रखिए, हर फ्राई एवरी मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को ये 6 ओ क्लॉक के पास आप डेटा आता है। और उस मतलब 10 15 20 आधे घंटे के अंदर जो है ना प्राइस बहुत रैपिडली मूव करता है। इवन आप ये मान के चलिए कि 30-30 पिप तक मूव करता है। तो इसका जो एक एवरेज प्राइस होता है, तो मेरा ये आपको सजेशन है कि एवरेज प्राइस से ना 5-10 पिप ऊपर, मतलब 5 से 10 पिप ऊपर, 5 से 10 पिप नीचे, अगर दो ऊपर नीचे दोनों अगर आप बिड लगा देते हैं तो दोनों ही हिट हो जाएगी, दोनों ही हिट हो जाएगी आपकी, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। मंथ में एक ही बार आता है ये। और आगे हम बताएंगे कि अगर आप और से और शार्ट जो है ट्रेडिंग करना चाहेंगे तो वो कैसे होगी। अब जो है देखिए, कुछ इकोनॉमिक कैलेंडर्स होते हैं, जैसे इंडिया का जो सेशन होता है वो मार्च में कंप्लीट होता है, यूएस का जो है वो जनवरी वगैरह में, दिसंबर जनवरी वगैरह में कंप्लीट होता है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के जो है अलग अलग उनके इकोनॉमिक कैलेंडर्स होते हैं, ठीक। तो ये कैलेंडर्स भी अफेक्ट करते हैं। अब जैसे पर्टिकुलरली जो है किसी किसी कंट्रीज में ईस्ट उधर क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में ईस्टर आ जाता है ठंड में, तो वो भी अफेक्ट करता है। तो इस तरीके के जो कैलेंडर्स होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अगर आप दे सकते हैं तो, ठीक। देखिए, जितना ज़्यादा वोलेटिलिटी होगी, एक कह रहे हैं व्हाट वोलेटिलिटी इज एंड हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम इट। देखिए, वोलेटिलिटी से कैसे हम बेनिफिट पा सकते हैं, तो जितना स्टॉक वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक। उतना ज़्यादा आप जो है देख सकते हैं कि कैंडल के हिसाब से हम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर जान मान लीजिए कोई वोलेटाइल 24 घंटे में उसका वैलेटिलिटी मान लो 100 पिप का है, तो आप बहुत आराम से 10-20 पिप का प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं, ये सब चीजें तो थोड़ा छोड़ देते हैं, सब आगे समझाएंगे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं वोलेटिलिटी से कैसे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। जैसे मान लो ये 5 मिनट का कैंडल है और ये 15 मिनट में प्राइस यहाँ पे पहुंचा है, ठीक। और ये देखिए एक सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये सपोर्ट, सॉरी गलत हो गया, ये एक सपोर्ट है, ये मान लीजिए ये एक सपोर्ट है यहाँ तक, ये एक सपोर्ट है। अब इसमें क्या है कि इस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट बना है यहाँ पे, ठीक। अब ये एक कॉल यहाँ पे जनरेट होती है कि ये जो नीचे बनाया है, तो जैसे ही प्राइस ऊपर जाने लगा यहाँ पे आपको बाय कर लेना था, यहाँ पे, सॉरी ये भी नहीं वर्क कर रहा है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे आप इसको बाय कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया यहाँ पे बाय करते, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको बहुत आराम से एक प्रॉफिट मिल जाता, इधर यहाँ तक का, मैं ऊपर नहीं मानता, सिर्फ इतना मानता हूँ, यहाँ तक का आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है। ये 50 पिप का प्रॉफिट था। मतलब अगर आप एक $1000 का आपका अकाउंट था तो आप इस 15 मिनट में $50 का प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो ये वैलेटिलिटी का फायदा होता है, ठीक। इस तरह से जो है वैलेटिलिटी वर्क करती है। देखिए, वैलेटिलिटी जो मतलब आती है, होती है फॉरेक्स में, वो क्यों होती है। देखिए, वोलेटिलिटी अभी जैसे हमने बोला फंडामेंटल एनालिसिस होता है। अब उसमें क्या है कि जैसे इन्फ्लेशन रेट्स होते हैं, जो हमारा मुद्रास्फीति का दर होता है, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रेविस, इंटरेस्ट रेट,
जो आरबीआई का जो रिजर्व बैंक, जो सेंट्रल बैंक होते हैं कंट्रीज के, उनके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं, टूरिज्म का जो ग्रोथ होता है, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो होती है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेवल्स जो होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज जैसी होती हैं, तो ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, ये वोलेटिलिटी, इन्हीं की वजह से वोलेटिलिटी होती है। अब जैसे कि इज वोलेटिलिटी इज गुड फॉर गुड और बैड, तो वोलेटिलिटी अच्छा ही है। अगर कोई स्टॉक वोलेटाइल नहीं होगा, वो हिलेगा ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं हाउ डू प्रॉफिट फ्रॉम वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी से आप वैसे ही प्रॉफिट ले सकते हैं, जैसा हमने आपको बोला कि टेक्निकल एनालिसिस वगैरह होती हैं, जिसमें चार्ट वगैरह आप करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें दो चार चीजें दी गई हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लिखा है, start small, saying go big or go home, while inspiration is not for beginning day traders। इसका मतलब ये हुआ कि ये कहावत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सही होती, गो बिग और गो होम। ठीक, अगर आप फॉरेक्स में बहुत बड़ा सेम डे करना चाह रहे हैं तो यू आर रॉन्ग। ठीक, यहाँ पे आपको चूजी होना पड़ेगा। इस तरह की प्रैक्टिस को आप भूल ही जाइए, आप चूजी बनिए, समझ रहे हैं, बी चूजी, चूजी बनिए। और ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, इमोशनलेस बनिए, मतलब रोबोटिक बनिए, रोबोटिक, रोबोटिक बनिए। रोबोटिक अगर आप बनते हैं तो आप अच्छा फायदा अर्न कर सकते हैं। कीप डेली ट्रैकिंग, डेली आप जो है देखते रहिए उसको, स्टे फोकस, ट्रेड ओनली लिमिटेड ट्रेड, बहुत कम ट्रेड करिए, बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं, ये रिकमेंडेड नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम इसमें बताते हैं आपको व्हाट इज करेंसी पेयर्स एंड बेस एंड क्यूट करेंसी पेयर। देखिए, करेंसी पेयर्स हमने पहले भी बता दिया है क्या होता है, लेकिन आप दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। ये जैसे देखिए, जो दो करेंसी को मिलाकर एक करेंसी पेयर्स बनता है। एक करेंसी का नाम पहले लिखा होता है, एक करेंसी का बाद में। जो जहाँ जिसका नाम पहले लिखा होता है उसको बेस करेंसी बोलते हैं, जिसका बाद में लिखा होता है उसको क्यूट करेंसी बोलते हैं। और ये हाइफन लगा नहीं होता, लेकिन ये समझा जाता है, मतलब डिफाइंड होता है। इस जो हाइफन है इसको अगेंस्ट बोलते हैं, जीबीपी अगेंस्ट यूएसडी या यूरो अगेंस्ट यूएसडी। ये बेस करेंसी हो गई, ये कोर करेंसी हो गई। तो ये इस तरह से करेंसी पेयर्स बनते हैं। अब अब हमें इसमें बात ये आती है कि अगर हम मान लीजिए ट्रेडिंग करते भी हैं, तो कैसे हम ट्रेड करें, कैसे ना करें, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें। अब बात आ जाती है इसमें, अभी तक का जो पार्ट था वो मोस्टली फंडामेंटल एनालिसिस पे डिपेंडेंट था। अब यहाँ इस पेज से ये डिपेंड हो गया आपका उस पर, टेक्निकल एनालिसिस पर। अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो की जाती है वो आती है ट्रेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। ठीक, अब ट्रेंड अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमें एक और बात आ जाती है कि हमें कितने मिनट का कैंडल देखना है, कितने मिनट की कैंडल लगानी है, जिससे कितने मिनट के कैंडल के चार्ट को देखना है। ठीक, तो इसमें तीन चार चीजें इंक्लूड है। चार तरह का ट्रेडिंग होता है, शॉर्ट टर्म, सेम डे ट्रेडिंग, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। वेरी शॉर्ट टर्म को हम कह सकते हैं, हाँ ये तो वेरी शॉर्ट टर्म ही कहेंगे। सेम डे ट्रेडिंग को इंट्राडे कह सकते हैं, ये मीडियम टर्म ट्रेडिंग है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग है। अब वेरी शॉर्ट टर्म में हम 3 घंटे 4 घंटे आसपास ट्रेड करते हैं, सेम डे ट्रेडिंग में दिन भर करते हैं, मीडियम टर्म ट्रेडिंग में जो है ये 1-2 वीक जा सकता है, 3 वीक तक। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में 3-4 महीने साल तक जा सकता है। ठीक, तो अगर आपको 2 4 5 घंटे बैठ के ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को देखें। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को आपको देखना है। अगर आप सेम डे ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट, 1 आवर और 1 घंटे के चार्ट को देख लीजिए। अगर आप मीडियम टर्म वीक में एक ट्रेड या दो ट्रेड लेना चाहते हैं, या 2 वीक में एक दो ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको ये वाला चार्ट देखना है। अगर आप 2 4 महीनों का ट्रेड करते हैं तो ये वाला देखना है। ठीक, तो ये जो है रिकमेंडेड है आपके लिए कि का कितने टाइम का आप ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए इस टाइम फ्रेम के कैंडल को आप सेलेक्ट करेंगे। अब इस टाइम फ्रेम के कैंडल को आप जब सेलेक्ट करेंगे
तो अगर चार्ट सीधा सीधा ऊपर 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 ही जा रहा है तो समझो अब ट्रेंड है, ये तीनों सभी टाइम फ्रेम में। ठीक, अगर ये नीचे नीचे आ रहा है तो आप समझो जो है ये डाउन ट्रेंड है, अगर ये साइड वाइज चल रहा है तो समझो आपको साइड वाइज ट्रेंड है। ये आप ऐसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, आगे हम ग्राफ में और बता देंगे। लेकिन आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको 4 घंटे ट्रेड करनी है तो आपको पूरे डे का चार्ट नहीं देखना है, आपको वीकली वाला चार्ट नहीं देखना है, आपको सिर्फ 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देखना है। 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट देखना है अगर 2-4 घंटा ट्रेड करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 घंटा या 4 आवर्स का भी देख सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं देखना है आपको। ठीक, तो जो जितने टाइम आपको ट्रेड करना है, जितने पीरियड, उस पीरियड के हिसाब से जो है आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सा वो देखना है। ये कुछ करेंसी पेयर्स होते हैं जिनके निक नेम होते हैं, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आपको न्यूज वगैरह पढ़ना पड़ेगा। उन न्यूज में ये जो करेंसी पेयर्स हैं इनके निक नेम दिए होते हैं, तो ये नाम डायरेक्टली ना आकर के वो लोग आर्टिकल राइटर लोग ये नाम यूज करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक, आगे जो है हम बताते हैं आपको स्प्रेड क्या होता है। फॉरेक्स इंडस्ट्री में स्प्रेड जो है बिड और आस्क प्राइस के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। और एकदम साधारण आम बोलचाल की भाषा में आप ये समझिए कि जो आपको स्क्रीन पे रेट शो हो रहा होता है उस रेट में आपको बाय करने पे मिलता नहीं करेंसी, उससे एक आध 2 पॉइंट ऊपर मिलता है। तो जो वही ऊपर मिलता है उसी अंतर को जो आपको दिख रहा है और जिस पे आपको मिलेगा उस अंतर को ही स्प्रेड बोलते हैं। इसको हम आगे इलेबोरेट करेंगे ये क्या चीज़ है। बहुत सारे मेजर करेंसी पेयर्स हैं और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट करेंसी पेयर्स आपका ये है, सॉरी ये यूरो सॉरी यूएसडी जेपीवाई। सेकंड पे आपका यूरो यूएसडी है। ठीक, थर्ड पे ये है, फोर्थ अब ये तो कहीं है नहीं क्योंकि वॉर चल रहा है। ठीक, तो एक जीबीपी यूएसडी भी है। तो 2-3 करेंसी पेयर्स हैं जो इनमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूएसडी जेपीवाई में जो है ट्रेड करिए। दोनों करेंसीज बहुत ही एग्रेसिव कंट्री के हैं और ये दोनों ही कंट्री बहुत ही लेबोरियस हैं और ये अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं। तो इन दोनों करेंसी पेयर्स में ना बहुत कम फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो जहाँ पे बहुत कम फ्लक्चुएशंस होती है वहाँ पे प्राइस बार ही बार एक ही रेंज में मूव करता है। अगर प्राइस बार बार एक ही रेंज में मूव कर रहा है तो आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे अर्निंग के। तो ये करेंसी आपका बहुत बेस्ट होगा। मैं तो कहूँगा आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखिए। सेकंड पे आप जो है यूएसडी यूरो यूएसडी को रख सकते हैं। ठीक, और फिलहाल हाँ, सेकंड पे आप उसको रख सकते हैं, थर्ड पे आप जीबीपी यूएसडी को रख सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं। उसके बाद आपको चार्ट देखना हम बता देंगे तो आप खुद ही चूज़ कर लेंगे हमको कौन-सा करेंसी पे ट्रेड करना है। अब आगे हम बात करते हैं कि पिप और पॉइंट्स क्या होते हैं, तो पॉइंट्स को तो आप छोड़ ही दीजिए, पिप को आपको समझना है। फिलहाल हाँ, आप अभी यहाँ पे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपको पॉइंट्स नहीं ध्यान देना है, आपको पिप ही ध्यान देना है। तो पिप क्या होता है इसमें हम आपको यहाँ इस ग्राफ में समझा देते हैं। देखिए, जो भी करेंसीज होती हैं मैक्सिमम करेंसी डेसिमल के बाद 5 उसमें डिजिट होती है, 5 डिजिट होती हैं। तो डेसिमल के बाद जो फोर्थ डिजिट होता है वो पिप होता है। इसको ध्यान से समझिएगा अगेन। डेसिमल के बाद जो फोर्थ डिजिट होता है वो पिप होता है, जो थर्ड डिजिट होता है मतलब जो चौथा डिजिट होता है वो पिप होता है, जो तीसरा डिजिट होता है वो 10 पिप होता है, जो आपका दूसरा डिजिट होता है वो 100 पिप होता है और जो पहला डिजिट होता है वो 1000 पिप है। तो अगर हम बात करें, ये देखिए ये 8 पिप है, ये 30 पिप है तो 38 हो गया, ये 500 पिप है 538 हो गया, ये 1000 पिप है तो ये हो गया 1538 पिप। ये जो है पिप हुआ। ठीक, ये 1538 पिप हो गया, ये चौथा पार्ट पिप होता है, इसमें दिया गया है ये पिप है, ये 10 पिप है, 100 पिप है,
1000 पिप है। ठीक, तो 2468 पिप हो गया है। ये तो एक पिप में 10 पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स, आप समझिए इसको, आपको देखना ही नहीं क्या है, कंफ्यूज करेगा ये। ठीक, ये कहीं काउंट भी नहीं होता। आगे देखिए, एक इसमें एक्सेप्शंस है। हर करेंसी में डेसिमल के बाद आपके 5 डिजिट होते हैं और यूएसडी जेपीवाई में सिर्फ 3 डिजिट होता है, जिसमें दूसरा पिप होता है, दूसरा डिजिट एक पिप होता है और पहला डिजिट जो है 10 पिप होता है और डेसिमल के इधर वाला 100 पिप होता है। ठीक, ये 100 हो गया और ये 1000 पिप होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड का दूसरा डिजिट, ये 1000 पिप होता है। ठीक, यही एक करेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, यही एक एक्सेप्शन है, बाकी सब करेंसी में ऐसे ही होता है। इसको आप नोट कर लीजिए एसडीजेपीवाई में। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें हमें पिप, लॉट और लिवरेज, इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना चाहिए। इन तीनों में हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो हमारा लॉस होगा। अगर इन तीनों में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो करेंगे और मनी मैनेजमेंट रूल आपके मतलब टंग पर रटा हुआ होगा, कभी लॉस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मैक्सिमम जो लोग लॉस करते हैं, हमने देखा है कि पिप, लॉट और लिवरेज में वो जो है रिलेशन नहीं स्टैब्लिश कर पाते, उसकी वजह से वो काउंट नहीं कर पाते कि हम कितनी बिड लगा रहे हैं, इससे हमारे अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग हम बिड लगा रहे हैं या उससे ऊपर जा करके बिड लगा रहे हैं। अगर ऊपर जा करके बिड लगाएंगे तो लॉस होगा ही होगा ना, इसलिए इसको आप समझिए। लॉट क्या होता है? देखिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक ही लॉट होता है जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट। ये वाला स्टैंडर्ड लॉट एक ही होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ठीक, ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही लॉट यूज होता है, MT5 या MT4 में जो भी होता है वो यही होता है, स्टैंडर्ड लॉट। ठीक, बट इसको समझने के लिए हमने इसको 2-3 भागों में और बांट दिया है। स्टैंडर्ड लॉट का वॉल्यूम एक होता है, एक लॉट, मतलब ये जो एक लिखा है वॉल्यूम एक ही रहता है, एक लॉट रहता है ये, इसको लॉट बोलते हैं वॉल्यूम को। ठीक, एक रहता है। क्वांटिटी इसका जो है 1,00,000 होता है, एक लॉट इक्वल टू 1,00,000, 1,00,000 का क्वांटिटी 1,00,000 होता है। कुछ कुछ भी आप खरीदते हैं, जैसे यूरो यूएसडी खरीदते हैं तो 1,00,000 यूरो समझ लो खरीद रहे हैं। ठीक, जीबीपी यूएसडी खरीद रहे हैं तो 1,00,000 जीबीपी खरीद रहे हैं, 1,00,000 का मतलब 1,00,000। ठीक, अब इसमें एक पिप जो वही हमने चौथा डिजिट बताया था, डेसिमल के बाद चौथा डिजिट, अगर एक पिप ऊपर जाएगा तो $10 का प्रॉफिट होगा, एक पिप नीचे जाएगा तो $10 का लॉस होगा। ठीक, अब बात ये आती है कि $10,000 से कम के अकाउंट में एक लॉट का ट्रेड नहीं लगाया जा सकता मनी मैनेजमेंट रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, अब बात ये आती है, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में $21,000 है तो फिर आप कैसे लगाएंगे? फिर तो आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या है कि पॉइंट में ट्रेड लगती है। तो अगर हमने हमारा अकाउंट $1,000 का है तो हम 0.1 का ट्रेड लगाएंगे, मतलब अब इसका 10 गुना कम हो गया वॉल्यूम, मतलब लॉट जो है इसका 1/10 हो गया, मतलब 0.1 का हो गया। तो अब ये क्वांटिटी भी 10 गुना कम हो गई, यहाँ 1,00,000 की क्वांटिटी थी, यहाँ 10,000 हो गई। अब अगर क्वांटिटी कम हो गई, प्रॉफिट लॉस भी उसी 10 गुना कम हो जाएगा, ये भी 10 गुना कम, ये भी 10 गुना कम, तो ये भी 10 गुना कम। तो अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस एक पिप, मतलब वो जो चौथा डिजिट है डेसिमल के बाद, अगर वो एक पिप ऊपर बढ़ता है या घटता है तो $1 का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब उसके बाद किसी के अकाउंट में मान लीजिए मैक्सिमम 100 ही डॉलर है, अगर 100 ही डॉलर है तो फिर ये वाला ट्रेड नहीं ले पाएगा। ठीक, क्योंकि उसका अकाउंट ही उड़ जाएगा अगर इतनी बड़ी ट्रेड लेगा तो उसके लिए जो है एक और छोटा सा वॉल्यूम बन जाता है, 0.01 पॉइंट, समझिएगा 0.01 का वॉल्यूम लगता है लॉट। 0.01 लॉट का मतलब है कि 1,000 क्वांटिटी। अब इससे भी 10 गुना ये कम हो गए, यहाँ भी 10 गुना कम हुआ वॉल्यूम, क्वांटिटी भी 10 गुना कम हो गई, प्रॉफिट लॉस भी 10 गुना कम हो गया। अब इसमें एक पिप अगर मूवमेंट करेगा
तो 10 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। वही डेसिमल के बाद जो चौथा डिजिट होता है वो एक पिप अगर ऊपर जाता है तो 10 सेंट का प्रॉफिट होगा, एक पिप नीचे जाएगा तो 10 सेंट का लॉस होगा। ठीक, तो या चाहे 10 सेंट कह लीजिए, चाहे $0.10 कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। $1 में 100 सेंट होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 तरह के लॉट हैं। होते एक ही तरह के लॉट हैं, ये दोनों तो मिनी और माइक्रो तो समझने के लिए अपने आप ट्रेडरों ने बना दिया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। इसको फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेके पूरा समझ लीजिएगा। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका लॉट। लॉट हो गया। अब लिवरेज क्या होती है? देखिए, लिवरेज को समझिए। फॉरेक्स इंडस्ट्री में जो भी प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिवरेज की वजह से होता है। आपने सुना होगा कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में कुछ लोग हफ्ते भर में पैसा डबल कर लेते हैं, कुछ 10 दिन में डबल कर लेते हैं, कुछ महीने में डबल करते हैं, कुछ 6 महीने में, कुछ साल भर में करते हैं डबल। ठीक, तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या चीज है कि जो हफ्ते 2 4 5 दिन, एक हफ्ते के अंदर पैसा डबल हो जाता है? तो इसका एक ही आंसर है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ लिवरेज। लिवरेज की वजह से ऐसा होता है। अब आप समझिए, फॉरेक्स इंडस्ट्री जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का मार्केट है। ये जो है इन्वेस्टमेंट का मार्केट नहीं। इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि जैसे शेयर मार्केट है, हमारा क्रिप्टो मार्केट है। अगर हमने उसमें 1 रुपए का शेयर लिया तो कभी कभी वो 1,000 का चला जाता है, या 1,000 का शेयर कभी कभी खरीदा तो वो 1 रुपए में भी आ जाता है। मतलब 1 लाख लगाया तो 1 करोड़, 1 करोड़ कभी कभी 1 करोड़ 1 लाख। ठीक, शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में ऐसे होता है। तो मतलब ये है कि वो मार्केट इन्वेस्टमेंट के मार्केट है। उनमें आप पैसा लगा दीजिए, साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए भूल जाइए, वो अपना जब बढ़ेगा बेचिएगा। ठीक, लेकिन फॉरेक्स में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इसमें करेंसी खरीदते हैं। करेंसी किसी देश की करेंसी, जैसे अगर आपने मान लो रुपया को खरीदा तो रुपया का रेट तो रुपया में उतने रहना है हमेशा, कभी घटेगा भी बढ़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन ये डॉलर की तुलना में प्लस माइनस होगा, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? साल भर में 10% का डिफरेंस आता है, 10% के आसपास का डिफरेंस। तो अगर आप मान लीजिए $1 लाख इसमें इन्वेस्ट करते हैं, मान लो आपने यूरो में $1 लाख खरीद $1 लाख इन्वेस्ट किया, तो मान लो 5% का ग्रोथ हुआ, 10% का होगा, 10 पूरा आपको मिलेगा नहीं, आधा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो $1,05,000 बन जाएगा। ठीक, एक साल में, पूरे एक साल में अगर पूरा स्पॉट में आप खरीदते हैं, $1 लाख इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और आपको प्रॉफिट आधा मिल जाता है। जितना वो मूव करता है उसका आधा आपको मिल जाता है, तो आपका $1,05,000 ही बनेगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट नहीं है, क्योंकि आप $1 लाख लगा करके सिर्फ पूरे साल में $5,00,000 का प्रॉफिट या लॉस करते हैं। ठीक, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का मार्केट है। तो अगर आप क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग के पर्पस से गए हैं, तो मैं आपको कहता हूँ आज ही लीव कर दीजिए और फॉरेक्स में आइए। ठीक, दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे आपको एक हाई लिवरेज मिलता है, और किसी भी करेंसी में, किसी भी इंडाइसिस वगैरह में इतना लिवरेज नहीं मिलता। जैसे हम शेयर मार्केट में मान ले तो उसमें मैक्सिमम आपको बहुत थोड़ा सा लिवरेज मिलता है, उससे आपका कुछ हो नहीं सकता। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में 90% बिजनेस स्पॉट में होता है। एक दो एक्सचेंज के पास लिवरेज वाली चीजें हैं, लेकिन वहां पे चीजें 30% का जो है मूवमेंट होता है एक दिन में। अगर आप 3 गुना भी लिवरेज लिए तो जीरो हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। ये करेंसी है, यहाँ मूवमेंट थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, और यहाँ लिवरेज आपका चल जाएगा, क्योंकि इसकी खुद की वैल्यू है। डॉलर की खुद की अपनी वैल्यू है, रुपया की खुद की अपनी वैल्यू है, कभी जीरो नहीं होगी। इसमें लिटिल मूवमेंट होता है, तो अगर आप लिवरेज लिए हैं तो आपका पैसा सेफ है। तो यहाँ पे जो 1 गुना से लेकर के 1,000 गुना तक का लिवरेज मिलता है, यानी कि अगर आप 500 का लिवरेज लिए तो $210 लगा करके आप $1 लाख का बिजनेस कर सकते हैं। $200 लगा के आप $1 लाख का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं।
अब आप समझिए $200 लगा के अगर हम $1,00,000 का प्रोडक्ट अगर वॉल्यूम का बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमको $1,00,000 के रेशियो में होता है। भले ही हमारा $200 लगा हुआ है इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो $1,00,000 के रेशियो में होता है, इसीलिए प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। इसीलिए जो ज्यादा लेवरेज लेके एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो बहुत जल्दी पैसा डबल वगैरह कर देते हैं, ट्रिपल। यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। तो लीवरेज आपका एक बहुत बड़ा काम करता है। आप इस ग्राफ के माध्यम से समझ जाइए। ये देखिए, ये जो छोटा सा स्टोन है इधर, ये जो छोटा सा स्टोन है, ये जो स्टोन है, इस स्टोन के बदले में ये सारे स्टोन बहुत बड़े बड़े हैं। एक तो 5 गुना है, दूसरे बड़े भी हैं। तो ये बहुत बड़े हैं, उसके बाद भी इनका वजन कम हो गया है इसकी वजह, क्योंकि यहाँ पे लिवरेज काम कर रहा है। ये समझो कि ये $200 का लिवरेज, ठीक, $200 का लिवरेज जो है ये $1,00,000 का काम कर रहा है। ये आप यूं मान लो $90,000 को उठा देगा ऊपर, $90,000 को ना ऊपर उठा देगा। ये सिर्फ $200, $200 $90,000 के इन्वेस्टमेंट को ऊपर उठा देगा, क्योंकि इसमें आपको 500 गुना लिवरेज मिला है। यहाँ मतलब ये लिवरेज के साथ ये अमाउंट हो जाता है $1,00,000। $1,00,000 का काम करेगा ये 200, तो ये 90,000 तो कम ही हो जाएगा ना इससे, ठीक। तो इस ग्राफ में आप समझ जाइए कि लिवरेज क्या है। जैसे $1,000 $1,00,000 को कंट्रोल करता है, वही चीज यहाँ भी है। लिवरेज का यही सिस्टम है, ठीक। थोड़ा सा इसको आगे पहले बाद में समझाएंगे कि 1,000 1,00,000 को कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें मार्जिन $200 ही फ्रीज होगी, $200 के आसपास ही। बाकी 700 सॉरी $800 फ्री मार्जिन बचती है आपके अकाउंट में। वो आगे इलेबोरेट करेंगे हम आपको, इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए मार्जिन क्या होती है। मार्जिन जो है, जैसे मान लो $1,000 है, ठीक। तो अगर हम एक लॉट कोई चीज खरीदते हैं 500 लीवरेज के साथ, तो 210 के आसपास उसमें लीवरेज सॉरी मार्जिन यूज होती है। तो जैसे मान लो $200 की हमारी जो मार्जिन हुई, तो वो क्या होती है, वो एक टोकन मनी होती है जो बाय करने के लिए वो फ्रीज हो जाती है। एडवांस मनी, टोकन मनी कह लीजिए, जो फ्रीज होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब हमारे अकाउंट में जो पैसा रहता है उसमें से वो फ्रीज्ड अमाउंट डिडक्ट होकर के जो बचता है वो हमारा फ्री मार्जिन हो जाता है, ठीक। तो इसको अब आप मार्जिन समझ गए, ठीक। आगे हम लोग या मार्केट में काम करते हैं, इसके विषय में हम आपको आगे बताएंगे। ये बहुत अच्छी एक ब्रोकर है, या मार्केट लिमिटेड। ये ललित माटा जी इसके सीईओ है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ललित माटा जी जो है साइप्रस से एक बाकायदे फॉरेक्स ट्रेडिंग से डिप्लोमा किए हैं, और वहाँ की एक इजी फॉरेक्स करके कंपनी है, उसमें काफ़ी दिन तक जॉब किए। फिर 2018 में इंडिया आए और यहाँ पे सॉरी दो 2016 में, और यहाँ पे एक हॉट फॉरेक्स के जो है कंट्री हेड थे। उसके बाद इन्होंने या मार्केट टेक्नोलॉजी को टेक ओवर किया 2018 में। अभी इनके पास 15-20 ऑफिसेज हैं ग्लोबली, जिसमें इंडिया में 7-8 ऑफिसेज हैं। दिल्ली में एक है, मुंबई में एक है, सूरत में एक है, और आपका जयपुर में एक है, चंडीगढ़ में एक है। तो हमने इनके 2-3 ऑफिसेज विजिट किए हैं, जिसमें 25-30 एम्प्लॉयज इनके बैठते हैं। और ये बहुत ही अच्छे ब्रोकर हैं। इनको 2021 में जो है बेस्ट एशियन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड मिला है, और 2022 में इनको जो है बेस्ट फॉरेक्स एफिलिएट प्रोग्राम का अवार्ड मिला हुआ है। और विकी एफएक्स एक साइट है जो जेन्युइनिटी के विषय में बताती है फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर के लिए। तो उसमें इनका जो रेटिंग है वो 6 है। और ऑक्टा एफएक्स, जिसको आप जानते होंगे, ऑक्टा एफएक्स का रेटिंग 30.5 है। 30.5 सॉरी 3.05 है। तो मतलब ऑक्टा एफएक्स और इनकी रेटिंग में हाफ का अंतर है, आधे का अंतर है। जबकि ऑक्टा एफएक्स 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बड़ी कंपनी है, ठीक। लेकिन वहाँ पे ऑफिसेज नहीं है,
समझ रहे हैं? तो इनसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ इंडिया में वर्क कर रही हैं, लेकिन किसी के पास फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। कोई फ़ोन कॉल्स टेलीफ़ोनिक नंबर नहीं मिलता आपको, आपको सिर्फ़ लाइव सपोर्ट चैट मिलता है और उससे आप आधी-अधूरी चीज़ें अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। और हर ब्रोकर के साथ सर्विस को लेकर के बहुत सारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ आइए, इनकी सर्विसेज़ वगैरह को चेक करिए, वेरी ट्रस्टफुल है। आई पर्सनली नो हिम। इन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, बट आप एक बार यहाँ आकर के $150 का ही अकाउंट खोल करके 2-4 बार विड्रॉल मार के देखिए। दे आर अमेजिंग सर्विसेज, दे प्रोवाइड द सर्विस, दे आर अमेजिंग। ठीक। और ये आपका पैसा चाहे $100 हो या $5 लाख आप डिपॉजिट करते हैं, सारा का सारा ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भेजते हैं। पूरा एशियन ब्रोकर है, जेन्युइन ब्रोकर है, किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है। मंडे टू फ्राइडे विड्रॉल होता है। आप 10 to 5 जो भी विड्रॉल करते हैं विद इन 2 आवर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है मंडे टू फ्राइडे 2 घंटे के अंदर आपकी रिजॉल्व हो जाती है। और इसके विषय में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम अभी जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं उसको बताते हैं। तो हाँ, अब आ जाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस से जो है, जो हम ग्राफ, चार्ट और इंडिकेटर्स, ट्रेंड वगैरह जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हम ये देखते हैं कि जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में ये सारी चीज़ें काम आती हैं। अब कुछ सॉफ्टवेयर में इस तरह के जो है टर्मिनल में इस तरह का चार्ट मिलता है, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, इसको बार चार्ट, इसको कैंडलस्टिक चार्ट। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ में ऐसे दिखता है। तो ये भी लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक। ये कैंडल्स हैं, ये लाइन कैंडल्स हैं, लेकिन हम इसकी बात करते हैं, ये कैंडल है मेन। ठीक। तो देखिए सर, कैंडल दो प्रकार की होती हैं, एक बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल। बुलिश कैंडल का कलर हमेशा ग्रीन होता है, बेरिश कैंडल का कलर हमेशा रेड होता है। बुलिश कैंडल का मतलब रेट ऊपर जा रहा है, अगर ये कैंडल बन रहा है इसका मतलब रेट ऊपर जा रहा है उस टाइम फ्रेम के बीच। बेरिश रेड कैंडल अगर बन रहा है समझ लो रेट नीचे जा रहा है। ठीक। अब इसमें दो चीजें होती हैं कैंडल में। देखिए, इस कैंडल का मतलब ये हुआ कि यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, लेकिन अभी इसमें विक बनी है, जो एक तीर बनी हुई, इसका क्या मतलब है? अब प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, ठीक, बट जैसे ही प्राइस ओपन हुआ तुरंत सेलिंग का प्रेशर बढ़ा, सेलरों ने इस प्राइस को ला के नीचे रोक दिया यहाँ पे। ठीक। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वापस से बायर्स लोग आए। अब बायर्स का प्रेशर बढ़ा तो इस कैंडल को जो है वो ला करके यहाँ पहुंचा दिए, यहाँ। तो ये कैंडल जैसे ही जहाँ पे ओपन हुआ था इससे ऊपर गया, तब तक तो ये रेड रहा होगा, जब यहाँ आया रहा होगा। जैसे ही यहाँ से ऊपर प्राइस इधर गया होगा, ये जो पिलर दिख रहा है, पिलर के जैसे ही ऊपर पिलर जैसे, तो ये ग्रीन बनने लगा होगा और यहाँ तक प्राइस आया, यहाँ तक। ठीक। लेकिन बायर्स और सेलर्स पर्टिकुलर मोमेंट में घटते बढ़ते रहते हैं, तो कुछ देर बाद क्या हुआ होगा, प्राइस यहाँ खड़ा रहा होगा, उसके बाद फिर अगेन इसमें सेलर आए होंगे, सेलरों ने प्राइस को उठा करके यहाँ तक धकेल दिया, पुश कर दिया, यहाँ ला दिए, इस पॉइंट पे ये कैंडल को क्लोज कर दिए, इस पॉइंट पे। तो क्या हो गया कि जहां पे ओपन हुआ वो ये पॉइंट है, जहां पे क्लोज हुआ ये पॉइंट है। अब ये जो ऊपर गया, ये जो नीचे गया, ये क्या हो गया, ये लोएस्ट पॉइंट हो गया। प्राइस यहाँ इस पर्टिकुलर 5 मिनट के बीच ये प्राइस यहाँ तक आया था, और ऊपर कहाँ तक गए, उस पर्टिकुलर 5 मिनट के बीच जो हाईएस्ट प्राइस का बाउंस था वो यहाँ तक था। ये हाईएस्ट हो गया, ये लोएस्ट हो गया, मतलब ये लो है, ये हाई है। इसको वीक और शैडो दोनों बोलते हैं, मतलब अपर शैडो या अपर वीक, लोअर शैडो या लोअर वीक बोल सकते हैं। और ये जो पिलर जैसा है इसको बॉडी बोलते हैं। ठीक। तो ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है, हाई लो, तो आप मतलब हाई तो ऊपर ही होगा, लो नीचे होगा। ठीक। ठीक इसका उल्टा जो है उसमें होता है रेड कैंडल। रेड कैंडल में क्या होता है कि प्राइस ओपन ऊपर होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, तो अब जैसे प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो इसके
ठीक सीधा क्या हुआ होगा कि ये प्राइस यहाँ गया। ये विक बता रही है कि बाइंग का प्रेशर बढ़ा और बायरों ने क्या किया, प्राइस को यहाँ पे ला करके स्टॉप कर दिया। ठीक, अब उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि सेलिंग का प्रेशर अगेन बढ़ा और सेलर्स क्या किए, प्राइस को ला करके यहाँ लेके चले आए, यहाँ लेके चले आए। अब जब तक ये ऊपर जाता रहा होगा तब तक इसका कलर ग्रीन रहा होगा, लेकिन ये जैसे ही इसको ओपनिंग से नीचे लेके आए बायर्स, इसका कलर रेड हो गया होगा। अब फिर यहाँ आया, इस पॉइंट पर आया। अब इस पॉइंट पे आने के बाद फिर अगेन बायर्स जो है हावी हुए और इस कैंडल को यहाँ ला करके क्लोज कर दिए, मतलब यहाँ ला करके 5 मिनट खत्म हो गया तो ये प्राइस यहाँ आकर के रुक गया। ठीक, तो यहाँ तक बॉडी बन गई। ठीक, अब इसका क्या है, इसका ग्रीन कैंडल का ओपनिंग नीचे, क्लोजिंग ऊपर, रेड कैंडल का ओपनिंग ऊपर और क्लोजिंग नीचे। समझ रहे हैं, यहाँ से ओपन हुआ है, उससे ऊपर गया, फिर सेलर हाई हुए, इसको नीचे लेके आए, फिर बायर हाई हुई, यहाँ लाके क्लोज कर दिए। ओपन ऊपर, क्लोज नीचे, हाई लो सेम रहता है। ठीक, वही चीज इसमें भी दी गई है। ये देखो, इसमें शैडो या वीक लिखा हुआ है। ये जो तीर ऊपर बनी है अपर शैडो, अपर वीक बोल सकते हैं, लोअर शैडो लोअर वीक, ये हो गया आपका बॉडी। अब देखिए ये क्यों आवश्यक है, टेक्निकल एनालिसिस इसलिए आवश्यक है कि देखिए जैसे गूंगे लोगों का, बहरे लोगों का खुद का बॉडी लैंग्वेज होता है। ठीक, और वो बोल नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, अपने बॉडी लैंग्वेज से चीजों को बताते हैं, हर चीज को बताते हैं। कुछ लोगों को उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी आती है तो वो समझ जाते हैं वो क्या बोल रहे हैं। ठीक, बट अगर हमसे पूछा जाए कि वो क्या बोल रहे हैं तो शायद हम उनकी कुछ बातें समझ पाए, कुछ ना समझ पाए। ठीक, तो जैसे हम किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ की हमें लैंग्वेज, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, उनकी एटलीस्ट जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक, अगर हमें कोई उनकी लैंग्वेज नहीं आती तो हम वहाँ पे अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट हमको 50%, 30%, 40% कुछ तो आनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा कोई काम ही नहीं हो पाएगा वहाँ पे। वैसे ही भी टेक्निकल एनालिसिस में क्या होती है, हर कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है, हर कैंडल का अपना खुद का बॉडी लैंग्वेज होता है, ग्राफ का अपना बॉडी लैंग्वेज होता है, तो ये सब बताते हैं। बट इनको अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इनकी जो खुद की बॉडी लैंग्वेज होती है ग्राफ की, उसी उसी चीज को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। और अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज को आप समझ गए, जैसे हमने बताया कि ये कैंडल क्या बोल रही थी, हर कैंडल, हर इंडिकेटर कुछ ना कुछ बोलता है। अब उसको समझाने वाला आपको किस तरीके से समझाता है इस पर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे समझते हो, कितना ऑब्जर्व करते हैं इस पे डिपेंड करता है। अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रॉपरली, अच्छे से अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपको इस इंडस्ट्री में कोई हरा नहीं सकता। आगे हम बात करते हैं कि अभी तो हमने ये बता दिया कि कैंडल, बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल क्या बोलती है, उसका क्या मतलब है, विक का क्या मतलब है, बॉडी का क्या मतलब है। ठीक, जो इतने बड़े बड़े पिलर्स बने हैं इनका मतलब ये है कि इतना ज्यादा वॉल्यूम था इतनी देर में। ठीक, अब अब हम सबसे पहले तो थोड़ा सा चलते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता देते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बता देते हैं, फिर आगे और चीजें बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लीजिए। अब हमने क्या बोला कि अब आपको जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, जैसे आपको 3-4 घंटे ट्रेड करना है तो आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है या 15 मिनट का चार्ट देखना है। अगर आपको जो है पूरा दिन ट्रेड करना है तो आप 15 मिनट और 1 आवर का चार्ट देख सकते हैं। अगर आपको वीकली ट्रेड करना है तो आप 1 आवर 4 आवर का चार्ट देख सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। अब ये जो आप ट्रेंड के ग्राफ होते हैं वो इस तरीके से आते हैं, थोड़ा इसको हमें और इसमें मेंड कर देते हैं तो आप समझ जाएंगे। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक, ऐसे बनता जाता है और ये क्या करेगा, ऐसे बनेगा।
फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे जाता है। मतलब इस लाइन से लेकर के इस तरफ जाता है, ये है अप ट्रेंड। ठीक, और ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये भी ये हायर हाई है, ये हायर लो होगा, ये हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाता हुआ जाता है, ऊपर नीचे करता हुआ ऐसे जाता है। अगर कोई स्टॉक डाउन में आ रहा है तो वो क्या करता है, वो ऐसे आता है, ऐसे, समझ रहे हैं? इधर आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे आता है। ठीक, तो इस तरह से अगर इस तरह से ग्राफ बन रहा है तो समझो अप ट्रेंड है, अगर इस तरह से बन रहा है तो समझो डाउन ट्रेंड है, और अगर इस तरह से चल रहा है तो समझो साइड वाइज ट्रेंड है, इसमें आप अवॉइड करिए, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। तो ट्रेड करने से सबसे पहला वर्क ये है कि आप ट्रेंड समझ लो क्या चल रहा है। अगर आप ट्रेंड में है तो आपको कभी भी सेल नहीं करना है, समझ रहे हैं? अगर डाउन ट्रेंड में है तो आपको बाय नहीं करना है। अगर सेल या बाय उल्टा करना है तो वो मैं बताऊंगा कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है इसके आगे। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। ये तो हो गया आपका जो है सपोर्ट, सॉरी, वो हो गया ट्रेंड, ट्रेंड हो गया। अब हम आपको ये बता दें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये कौन सा ग्राफ है, वन डे का? हाँ देखिए, अब वन डे का ये ग्राफ है, देखिए इसका जो इसका 1 मिनट, इसका जो सपोर्ट है वो ये है, सपोर्ट जो है ये है। देखो एक बार यहाँ प्राइस आ करके बाउंस बैक किया है, एक बार यहाँ बाउंस बैक किया है। ठीक, एक बार हल्का इधर इसको ब्रेक किया था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन को छू करके ऊपर चला गया, ये है ट्रेंड लाइन। ठीक, ट्रेंड लाइन को छू करके ऊपर चला गया। इसके बाद यहाँ भी एक बार किया है। ठीक, इसी रेंज में ये 2 बार डे का कैंडल है, 2 बार यहाँ पे प्राइस आया है, तो पहला सपोर्ट इसका यही है, पहला सपोर्ट, पहला सपोर्ट ये है। और दूसरा सपोर्ट ये देखिए ऊपर वाला जो लाइन है ये है, यहाँ पे प्राइस इसी के बीच में देखिए कितनी बार घूमा है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया या यहाँ आया, फिर यहाँ आया, यहाँ आया, ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है, देखिए एक रेड लाइन है, रेड लाइन पे भी प्राइस देखिए यहाँ पे एक बार छू के आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ प्राइस एक दो बार टच किया, फिर यहाँ थोड़ा टाइम ऊपर गया है, फिर उसके बाद वापस यहीं आ गया है, फिर इस सपोर्ट के जब नीचे आया तो नीचे ही आता चला गया। अब फिर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर थोड़े टाइम के लिए ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ये नीचे आ गया, फिर इसी के बीच में घूमता गया, अभी ये इसी के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। अब आप समझिए, नीचे वाला ये सपोर्ट हो गया, ऊपर का सपोर्ट ही हो गया, ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं होते, इनका क्या होता है, एक रेंज होता है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट जोन या रेजिस्टेंस जोन। अब देखिए ये सपोर्ट जोन है, ठीक, पहला सपोर्ट, सॉरी, ये रेजिस्टेंस जोन है, तो पहला रेजिस्टेंस आपका ये होगा। अगर प्राइस यहाँ से बाउंस बैक किया है, आपने बाय किया है, तो आपको इधर से कुछ नीचे का ही टारगेट लगाना है, मतलब ये सपोर्ट जोन के थोड़ा नीचे का है, सॉरी रेजिस्टेंस जोन के थोड़ा नीचे का ही आप टारगेट लगाएंगे। ठीक, अगर सब रेजिस्टेंस जोन के नीचे का टारगेट लगाएंगे तो वो मोस्टली हिट करेगा, क्योंकि
प्राइस यहाँ जा करके इस सपोर्ट जोन से नीचे रेजिस्टेंस जोन से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। मोस्टली चांसेस है कि इसी के बीच में कंसोलिडेट करेगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है, इस जोन को अगर ये ब्रेक कर देता है, मान लो ये जो जोन बना है यहाँ इस लेवल का, जो येलो लाइन है, इस जोन को अगर ब्रेक कर देता है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अब प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपको बाय वगैरह करना है तो खाली ब्रेक करने के ऊपर नहीं बाय करना है, इसके लिए और भी स्ट्रेटजीज हम बताएंगे, तब बाय करना है। ठीक, अब थोड़ा सा और एक चीज बता देते हैं। देखिए ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, ये होती है ट्रेंड लाइन। ये स्टॉक जो है, देखो ट्रेंड लाइन, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ से इस पॉइंट पे आकर के ऊपर चला गया, फिर वापस आया यहाँ पे सपोर्ट छुआ, चूंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी थी तो इसको भी देखा, फिर वापस चला गया, फिर वापस आया, देखो ट्रेंड लाइन को तो इसने ब्रेक कर दिया, लेकिन सपोर्ट को नहीं ब्रेक कर पाया। सपोर्ट से फिर बाउंस गए, ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन तक आया, उसके बाद फिर इसको इसको जो है ट्रेंड लाइन को भी नहीं ब्रेक कर पाया, हल्का से एक बार नीचे किया था, लेकिन फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर ही जा रहा है। तो मतलब सपोर्ट और ट्रेंड लाइन से प्राइस जो है बाउंस बैक करते हैं। तो ये हो गया हमारा सपोर्ट रेंज और जो है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, ट्रेंड लाइन को थोड़ा और आगे हम समझा देते हैं, आप समझ जाएंगे। अब इधर आ जाते हैं हम, ये बताते हैं। अब ये देखिए ये ट्रेंड लाइन जो है एकदम फेयर है, इस तरीके का अगर ट्रेंड लाइन बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके सीधा उसमें काट पीट नहीं रहा है, कुछ भी है, सीधा प्राइस ऊपर जा रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन होती है। बट अगर उसका उलट अगर ऐसा जाता है, ठीक, प्राइस यहाँ गया, इसके ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट करते हुए ट्रेंड लाइन ब्रेक करके 4-5 बार 10 बार ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, और फिर नीचे आया, फिर एक बड़ा सा बिग बनाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, तो इस तरह का जो बनता है, अगर आप ऐसे खींच रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन नहीं, इसको आप सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन नहीं बोल सकते। इस टाइप का एकदम ब्रेक नहीं होना चाहिए वो ट्रेंड लाइन, तो तभी वो सिग्निफिकेंट ब्रेक ट्रेंड लाइन होगा। तो अब आप समझ गए कि सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्या है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। ठीक, अब हम बताते हैं कि आपको ट्रेड कब और कहाँ करना है। ठीक, अब देखिए बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, वो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ दिए गए हैं, आपको इतने ही पैटर्न पे ट्रेड करना है। इतने ही पैटर्न अगर आपने सीख लिए तो आपका जो है 10 में से 7 ट्रेड आपकी पक्का जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी, ये हमारा मतलब 99% का एश्योरेंस है। अब देखिए डोजी है, डोजी का मतलब क्या है। अब ये जो कैंडल बना है क्या बोल रहा है, प्राइस मतलब यहीं पे ओपन हुआ, उसके बाद सेलरों का प्रेशर इतना बढ़ा कि ये नीचे आया, प्राइस नीचे लेके आए उसको, लेकिन फिर बायरों ने क्या किया कि डबल प्रेशर से इसको ऊपर कर दिया। ठीक, फिर क्या किया सेलरों ने, फिर उसको वापस वहीं जहां पे स्टार्ट हुआ तो वहीं पे ला खत्म कर दिया। मतलब ये बता रहा है कि बाइंग और सेलिंग का प्रेशर लगभग इक्वल हो गया है, कभी सेलर हावी हो रहे हैं, कभी बायर हावी हो रहे हैं, लेकिन उतने ही हो जा रहे हैं। मतलब इसमें ट्रेंड नहीं डिसाइड हो पा रहा है किधर जाए, प्राइस इधर जाए या उधर जाए। ठीक, जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, इस डोजी का मतलब ये है। ठीक, अब ये स्पिनिंग टॉप है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, स्पिनिंग टॉप दो हो जाएंगे, रेड या ग्रीन। अब ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइस ओपन नीचे हुआ और उसके बाद सीधा जो है बायर्स हावी हुए, प्राइस को नीचे लेके आए, उसके बाद फिर क्या हुआ कि सेलर्स हावी हुए, प्राइस को नीचे लेके आए, फिर अगेन बायर्स हावी हुए, प्राइस को ऊपर लेके चले आए यहाँ पे। अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि सेलर हावी हुए, प्राइस को जहां पे ओपन हुआ था उससे थोड़ा सा ऊपर ला क्लोज कर दिए थे, ग्रीन हो गया। अब रेड वाले में क्या हुआ कि प्राइस ओपन यहाँ हुआ जहाँ पे प्लस का निशान है, और उसके बाद फिर सीधा बायर हावी हुए, प्राइस यहाँ तक आया, और उसके बाद फिर जो है सेलर हावी हुए, प्राइस लेकर के नीचे चले आए यहाँ पे, और फिर बायर हावी हुए, प्राइस को ला करके यहाँ पे क्लोज कर दिए, मतलब जहाँ पे ओपन हुए तो उससे थोड़ा नीचे। ठीक, तो अब ये हो गया कि ये 3 बार बन गया। अब ये जो
ग्रीन ग्रीन या रेड रेड शो कर रहा है, ये इसका वॉल्यूम शो कर रहा है कि जिस समय कैंडल बनी थी उस समय वॉल्यूम बाइंग का या सेलिंग का कितना था। ये बॉडी वही वॉल्यूम शो करती है कि सेलिंग या बाइंग वॉल्यूम कितना है। इन दो कैंडल का ये मतलब हुआ। आगे हम बात करते हैं कि ये जो पैटर्न्स बने हुए हैं, कैंडलस्टिक जो पैटर्न्स बने हुए हैं, ये क्या है? नेचुरल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक, ये जो पैटर्न बना है ये क्या चीज है, और अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो हम क्या करेंगे? देखिए, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर इस तरह के पैटर्न बनते हैं, सपोर्ट सॉरी इस तरह के पैटर्न बनते हैं सपोर्ट के आसपास, सपोर्ट जोन के आसपास इस तरह के अगर पैटर्न बनते हैं तो ये बाइंग का सिग्नल है। अभी जैसे मान लीजिए कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, मतलब ट्रेंड जो है डाउन है। अब डाउन है डाउन है डाउन है तो कहीं ना कहीं तो वो जाकर के स्टॉप होगा ना, वो ट्रेंड खत्म भी होगा। ठीक, तो अगर रेड रेड कैंडल बनता हुआ आ रहा है, ऐसे एक हैमर बना, ये देखिए इस शेप का एक हैमर बनता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे सॉरी 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 प्राइस जो है वहां पे नहीं, इधर उधर ओपन होगा थोड़ा। प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हुआ और उसके बाद अब जैसे सेलिंग का प्रेशर बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था। ठीक, यहाँ पे एक हैमर बनाने का मतलब ये है, प्राइस यहाँ पे जो है ओपन हुआ, सेलरों ने इसको नीचे लेके आए। ठीक, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि चूंकि सेलिंग प्रेशर में ही जा रहा था, लेकिन बायरों ने क्या किया, प्राइस को सीधा उल्टा ला करके यहाँ बंद कर दिया, बायर ज्यादा हावी हो गए। अब ये जो बिग बना ये बता रहा है कि बाइंग का प्रेशर बढ़ गया है, इस कैंडल को इन्होंने ग्रीन कर दिया। अब जो है क्या हो सकता है, अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। जैसे प्रीवियस कैंडल के जो है उसको ब्रेक करता है, रेड वाली कैंडल को हाई को ब्रेक करता है, आप बाय कर लीजिए। अगर यहाँ ये सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे का जो है स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और उसके बाद आगे जहां पे रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस जोन जहां पे स्टार्ट होता है वहां तक का आप जो है टारगेट ले सकते हैं, या सपोर्ट से डबल टारगेट रख दीजिए। ठीक, जैसा आपकी मर्जी करे वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फायदे में रहेगी। अब अगर ये चार्ट नीचे बनता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के जोन सॉरी सपोर्ट के आसपास बनता है, इस टाइप का सेलिंग में आ रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ओपन यहाँ से हुआ, जो नेक्स्ट वाली कैंडल बनी वो बुलिश बन गई, प्राइस यहाँ से ओपन हुआ सीधा ऊपर आया, लेकिन सेलरों ने इसको यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया। लेकिन जहाँ पे ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज किया, इसका मतलब ट्रेंड अप हो गया है। ठीक, अब जैसे ही इसके हाई को ब्रेक करता है यहाँ पे आप बाइंग का बिट लगाएंगे, कंडीशनल ऑर्डर में यहाँ पे बाइंग का बिट लगाएंगे। रेजिस्टेंस के फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास का आप टारगेट लगा देंगे, या स्टॉप जो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ से यहाँ तक का, इसका डबल लगा दीजिए। ठीक, अब उसके बाद क्या है, ये देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी बना रहा है। इसका क्या मतलब है, ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, इसके बाद यहाँ प्राइस ओपन हुआ सीधा नीचे आया, सेलरों ने फिर बायरों ने इसको सीधा उल्टा कर दिया, यहाँ लाके जहाँ ओपन हुआ तो वहीं क्लोज कर दिया। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बन गया। ये अगर सपोर्ट के आसपास बन रहा है इस तरह का पैटर्न, तो जैसे इसके हाई को ब्रेक करे आप बाय कर लीजिए, हाई को ब्रेक करता है इसके बाय कर लीजिए, आगे टारगेट लगा दीजिए, इसका डबल का स्टॉप लॉस के डबल का, या रेजिस्टेंस जो फर्स्ट रेजिस्टेंस हो उसके आसपास का। ठीक, फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का एक जोन होता है। ठीक, तो जो पहला वाला लाइन हो उससे थोड़ा नीचे का आप लगा दीजिए। अब जो है अगर ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रहा है, ठीक, अब देखिए ये ट्रेंड क्या बता रहा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न ये बता रहा है कि इस कैंडल में सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बट इस कैंडल में सेलिंग का प्रेशर थोड़ा कम हो गया, मतलब थोड़ा कम सेलर हो गए, और इस लास्ट वाली कैंडल में सेलर एकदम कम हो गए। मतलब
यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि इसका बॉडी बहुत बड़ा है, इसका बॉडी थोड़ा छोटा है, इसका मतलब सेलर्स यहाँ थोड़े कम हो गए। इसका बॉडी और छोटा है, इसका मतलब सेलर्स इसमें बिल्कुल कम हो गए। मतलब ये बता रहा है कि ट्रेंड आगे जा करके चेंज हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कम-कम होता आया है। अब यहाँ पे सीधा क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। एक बड़ी सी कैंडल बनी जो इस कैंडल को पूरा निगल गई। इनगल्फ मतलब निगलना होता है, ठीक? तो प्रीवी जो रेड कैंडल होती है उससे उसके बाद वाली कैंडल अगर डेढ़ गुना बन जाए तो उसको ग्रीन बन जाए तो उसको इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, बुलिश इनगल्फिंग। अगर अगर रेड के बाद ग्रीन बन रही है तो बुलिश इनगल्फिंग होगा, अगर ग्रीन के बाद रेड बन रही है उससे बड़ी तो बेरिश इनगल्फिंग होगा, जैसे ये है ग्रीन के बाद रेड बनी है बड़ी, ठीक? तो इस तरह का अगर ये सपोर्ट के आसपास का बनता है तो आप यहाँ पे बाय करिए और उसके बाद रेजिस्टेंस के आसपास का स्टॉप सॉरी टारगेट लगा दीजिए। और ये जो है जैसे इसके इसके हाई को ब्रेक करता है, इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है ये कैंडल, जैसे ही इनगल्फिंग कैंडल बनी, एक इनगल्फिंग कैंडल बनाया इसने, सॉरी यहाँ पे बाय करेंगे। इनगल्फिंग कैंडल जैसे इसने बना दिया तो यहाँ पे दूसरी कैंडल जैसे बनाएगा इसके हाई को ब्रेक करेगा, आप बाय करिए, टीपी लगाइए, ठीक? ये पियर्सिंग लाइन है। इस तरीके से अगर पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे आप बाय करिए, सॉरी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाइए, यहाँ पे आप बाय करिए। ये जो दोनों कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करता है तो बाय करिए। अगर ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है तो मॉर्निंग स्टार बना रहा है। अब देखिए मॉर्निंग स्टार क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल का प्रेशर बहुत हाई था, बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद इसका भी प्रेशर बहुत हाई था। अब यहाँ पे एक छोटा सा मॉर्निंग स्टार बना, इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब रेड रेड बनाता आ रहा था, यहाँ छोटा सा पिन बार बनाया, छोटा सा बॉडी बनाया, छोटा दोनों तरफ वीक बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर लगभग लगभग इक्वल है। थोड़े से इसमें जो है सेलर बायर्स ज्यादा आ गए हैं इसलिए इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक? अगर ये सपोर्ट के आसपास बन रहा है तो इसका मतलब है कि आगे वाला कैंडल बड़ा बनेगा। अब आगे वाला कैंडल जैसे ही बड़ा बनता है, समझ रहे हैं, इस टाइप का बनता है, प्रीवियस कैंडल के सॉरी इस जो पिन बार जो मॉर्निंग स्टार है इसके हाई को जैसे ब्रेक करता है आप बाय करेंगे। उसके बाद इसके नीचे का सपोर्ट के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके बाद टीपी अपने हिसाब से आप लगा लीजिए। अब ये कैंडल ये भी वही बता रहा है कि यहाँ पे जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है, बायर सेलर इक्वल हो गए हैं, डोजी बन गया है, इसका कलर न ग्रीन डिसाइड हो पाया ना ही रेड डिसाइड हो पाया, मतलब बायर सेलर इक्वल हो गए हैं। जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनी मतलब बायर्स हावी हुए, प्राइस ऊपर जाएगा। ये भी है थ्री शोल्डर्स। अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो अगर दो एक कैंडल जहां से एक कैंडल खत्म हो रही वहां से एक कैंडल स्टार्ट हो रही इसकी ओपनिंग, ये कैंडल जहां खत्म हुई देखो यहाँ पे जहाँ पे इसका ग्रीन का क्लोजर है वहां पे इसका क्या है, ओपनिंग है, वहीं पे सेम पॉइंट पे उसका ओपनिंग होगा, या गैप अप ओपनिंग हो तो और अच्छा है, इसकी थोड़ा सा और ऊपर को ओपनिंग हो तो बहुत अच्छा पैटर्न माना जाता है। जैसे ही दो कैंडल बनाता है इस प्रकार के, तीसरी कैंडल में आप इसको बाय करेंगे और उसके बाद जो है ऊपर जो है नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर टारगेट लगाएंगे। तो ये जो चीजें हमने बताई इस कैंडलस्टिक पैटर्न में, सेम उसका उल्टा जो है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में वही चीजें हैं, वही बॉडी लैंग्वेज है, वही कैंडल्स वही वही चीजें बोल रही हैं, सारी कैंडल वही वही चीजें बोल रही हैं। ये होता है बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे कैसे ट्रेड करेंगे, जो हमारा रेजिस्टेंस जोन होगा। अब देखिए यहाँ स्टॉक रेड 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 कैंडल बनाता आ रहा था, अब यहाँ पे ग्रीन ग्रीन बनाता जा रहा है, तो कहीं तो जाके ट्रेंड खत्म होगा ना, हर जगह तो ग्रीन कैंडल नहीं बनेगा पूरी लाइफ टाइम, कहीं ना कहीं पॉइंट पे जा करके उसका ट्रेंड चेंज होता है। तो अगर ये यहाँ पे मोस्टली ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ट्रेंड चेंज होते हैं, तो अगर ये रेजिस्टेंस पे इस तरह का शूटिंग स्टार बन रहा है, हैमर का उल्टा इस तरह का बन रहा है, इसका कलर रेड है, तो आप जैसे प्राइस इसके नीचे आता है, इधर यहाँ पे नीचे आता है, आप क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे और यहाँ का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इस पैटर्न में क्या करेंगे कि यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ का स्टॉप लगा
लॉस लगाएंगे, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे और सेल यहाँ पे करेंगे। और इस पैटर्न में जो है स्टॉप लॉस यहाँ का, सेलिंग जो है यहाँ से होगी। ठीक, इस पैटर्न में स्टॉप लॉस यहाँ का, सॉरी स्टॉप लॉस यहाँ का, सेलिंग जो है यहाँ से होगी। इस पैटर्न में भी स्टॉप लॉस यहाँ का, सेलिंग जो है यहाँ से होगी। इस पैटर्न में भी स्टॉप लॉस यहाँ का, सेलिंग यहाँ से होगी। इस पैटर्न में भी स्टॉप लॉस यहाँ का, सेलिंग यहाँ से होगी। ठीक, नीचे जो है, जो आपका सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट जोन रहेगा, पहला सपोर्ट जोन जो रहेगा उससे थोड़ा सा ऊपर का जो है टीपी लगा दीजिएगा। तो ये हो गया, अगर आप ट्रेंड लाइन, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन पे अगर ये पैटर्न बनते हैं, इनमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो आई मीन इट, ये ट्रेड आपकी 80% के आसपास, 70 to 80% एक्यूरेट ही जाएगी। ये तभी गलत होगी जब कुछ न्यूज का इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कोई सडन न्यूज आ जाए। तो अब आप तो चार्ट देख रहे हैं, आप तो न्यूज देख नहीं रहे होंगे, और हो सकता है आपको पता भी रहे। अगर इसके साथ न्यूज का भी कोई इम्पैक्ट अगर आपको देखने को मिल जाए, या फंडामेंटल आपका एनालिसिस वो भी आपका इसी तरह से, टेक्निकल एनालिसिस जैसे हमने बताया, इसी तरह का आपका पावरफुल हो, तो फिर सोने में सुहागा होगा। इट वुड बी आइसिंग ऑन द केक। बहुत अच्छा होगा अगर वैसी ट्रेड अगर आपको मिल जाती है, वैसी इंफॉर्मेशन। तो ये हो गए कैसे हम ट्रेड करेंगे, कैसे हम ट्रेड करेंगे, कब करेंगे, कहाँ का स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ का टारगेट लगाना है, कैसे रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरीके की जो ट्रेड होती है वो एक जुआ वाली ट्रेड नहीं होती, वो बहुत ही अच्छी ट्रेड मानी जाती है और रिसर्चेबल ट्रेड होती है, और वो मैक्सिमम आपको प्रॉफिट देगी। समझ रहे हैं? आगे जो है कुछ एक दो पैटर्न मैं सोच रहा हूँ और बता दूं आपको, जिससे कुछ और आपका बेनिफिट हो सके। रिवर्सल चार्ट पैटर्न शीट, चीट शीट, रिवर्सल, bearish double top, bearish double top, head and shoulder pattern, bearish rising wave, bullish falling wave, bullish expanding triangle, bullish triangle, कुछ तो मैं बता ही दूं। रिवर्सल पैटर्न आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एक दो और बता दे रहे हैं जिसमें आपको, ये लास्ट वाला बता दे रहे हैं। इसमें जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, बेयरिश राइजिंग वेव है, ठीक, और बेयरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल है, और बेयरिश ट्रिपल टॉप है। उसके बाद बुलिश डबल बॉटम है, बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ठीक, अब देखिए हम इधर बात करते हैं। देखिए ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न है। अगर आपका स्टॉक कंटिन्यूअस बुलिश में जा रहा है, ऐसे है, ठीक, ये बुलिश में जा रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ पे आया, फिर वापस यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ पे आया। अब देखिए दो, इसने दो जगह इसने, ये इस लाइन पे इसने एक रेजिस्टेंस बना लिया, और यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बना दिया है, एक लाइन यहाँ पे बनी है सपोर्ट। ठीक, अब इसी के थोड़ी देर, काफी देर से इसी रेंज में घूम रहा है। ठीक, अब क्या होगा अगर इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, और जैसे ही इसने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ये जो जहाँ पे यहाँ आकर के प्राइस रुकी थी, इसको ब्रेक किया, आप क्या करेंगे कि यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, और
यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसका जस्ट इस जहां से आया हुआ है, ठीक, या इसके जस्ट बराबर जितना स्टॉप लॉस है उसका डबल ट्रिपल, या यहाँ तक का जहां से पहला सपोर्ट होगा। सपोर्ट आप समझ जाएंगे चार्ट में कहाँ होगा। तो पहला जो सपोर्ट होगा उससे थोड़ा ऊपर का आप टारगेट लगा देंगे, ठीक, टारगेट लगा देंगे तो वो आपका हिट कर जाएगा। ये आपका जो है बेयरिश डबल टॉप है। अगर प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर जा रहा है, ऐसे इसने डबल टॉप क्रिएट किया, ठीक, और उसके बाद एक इसने इधर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ आप एंट्री लेंगे, यहाँ पे टारगेट लगा देंगे, ठीक। इसके बाद इसमें क्या है, बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये देखिए, ये शोल्डर्स हैं और ये बीच में हेड है, ठीक। कई बार क्या होता है कि इस टाइप का पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है आपके उसमें जो है चार्ट में। तो अगर इस तरह ऐसे जा रहा है, प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर उसने अब इसने क्या किया कि एक हल्का सा छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट किया, एक यहाँ, ठीक, और यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट कर दिया। देखो, एक बार यहाँ पे प्राइस इधर गया, फिर वापस आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अगर इस सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करता है, आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे। उसके बाद अ, जो सपोर्ट होगा नीचे, जो नीचे इसके एक आपका जो सपोर्ट होगा नीचे वाला, उसका जो है आप वो लगाएंगे, उससे थोड़ा ऊपर का आप जो है टीपी लगाएंगे। ये तो हो गया हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अगर प्राइस ऐसे ऐसे करते थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन, एक नीचे से ट्रेंड लाइन, अगर ये ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक करता है, आप यहाँ पे बाय करेंगे। उसके बाद जहां से है, यहाँ का जो है आप टीपी लगा देंगे। अगर फिर एक ऐसा पैटर्न बन रहा है बेरिश एक्सपांडिंग पैटर्न, यहाँ पे पहले ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, मतलब यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल हुआ, फिर वोलेटिलिटी कम होती गई। अब इसमें क्या हो रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। ये भी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, एक अलग ट्रेंड लाइन, यहाँ से ऊपर जा रही, यहाँ से इधर जा रही, नीचे ट्राइंगल टाइप का बना रहा है ये, ठीक। तो इस ट्रेंड लाइन को जैसे ब्रेक करता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन सिग्निफिकेंट होनी चाहिए, इसको जैसे ब्रेक करता है आप यहाँ पे सेल करिए और यहाँ पे जो है इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, ठीक। कुछ पैटर्न ऐसे बनाते हैं, एक रेंज बाउंड में डायरेक्ट घूमने लगता है, इधर से ऊपर गया, उसके बाद डबल ट्रिपल टॉप क्रिएट किया, इधर सपोर्ट भी क्रिएट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे। इधर बुलिश में इसका जस्ट उल्टा इधर है, यहाँ पे डबल बॉटम इसने क्रिएट किया इधर, ठीक। इधर से नीचे नीचे आता रहा स्टार्ट, बेयरिश नीचे नीचे आ रहा है स्टार्ट। चार्ट जो है ये बेयरिश था, यहाँ से प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ से अब ये बुलिश का पैटर्न बनाएगा। बट ये यहाँ से आया यहाँ तक, फिर इसने बाउंस बैक किया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर बाउंस बैक किया, फिर यहाँ गया, इस पहला जो सपोर्ट क्रिएट किया था इसको ब्रेक किया। यहाँ पे आप बाइंग का ऑर्डर लगाएंगे और इधर आगे जो रेजिस्टेंस जोन होगा वहां का आप टीपी लगा देंगे। ये जो है आपका बुलिश इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इसमें प्राइस जो है ये ग्राफ में नीचे बनाता है। अब अगर प्राइस सेलिंग में ही है और नीचे आकर के सपोर्ट पे इस टाइप का पैटर्न बना रहा है, तो जैसे ही इसके पहले रेजिस्टेंस को ये वाला ब्रेक करता है, ठीक, तो यहाँ पे आप बाय करेंगे। उसके बाद रेजिस्टेंस के आसपास का जो है वो लगा देंगे, क्या कहते हैं, टीपी, और यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर इस तरह का पैटर्न नीचे 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 आता रहा है, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, इसका जस्ट उल्टा है, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है बाय किए, यहाँ पे बाय किया, उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस का जो है थोड़ा नीचे का जो है टीपी लगा देंगे। अगर इस तरीके से आ रहा है बेरिश एक्सपांडिंग ट्रायंगल, ये फॉलिंग ट्रायंगल था, इसमें ऊपर ज्यादा वोलेटिलिटी थी, नीचे कम होती गई। इसमें नीचे कम वोलेटिलिटी है, उसके बाद बढ़ती जा रही है, ट्रायंगल बना रहा है सीधा सीधा ये, ठीक। तो जैसे ही इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, वैसे ये बाय करिए और रेजिस्टेंस के आसपास का टीपी लगा दीजिए।
अब ये क्या है, बियरिश ट्रिपल टॉप था, और ये जो है बुलिश ट्रिपल टॉप है। ये ऊपर बना रहा था, ये उसका जस्ट नीचे बना रहा है। ये प्राइस एक ही रेंज में घूम रहा है। देखो ट्रिपल टॉप बॉटम बना दिया है, यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना था, यहाँ ट्रिपल बॉटम बना दिया है। नीचे देखो ये, सॉरी, ये प्राइस नीचे नीचे आता गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बाउंस बैक किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर बाउंस बैक किया, फिर रीटेस्ट अगेन टेस्ट किया इसने, और फिर इसको इसने तोड़ दिया। कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे, क्योंकि ट्रेंड चेंज होने वाला होता है तो कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन करने के बाद इस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, और फिर जब रेजिस्टेंस को तोड़ा तो सीधा सीधा आप यहाँ बाय करेंगे। अगले रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे का जो है आप वो लगा देंगे, यहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे सपोर्ट के नीचे का। तो ये सारे पैटर्न्स हैं जिस पे आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसमें ट्रेड कर सकते हैं। यही सारे पैटर्न्स लोग आपको $500, $1000 ले करके जो है, यही चीज़ें वो आपको पेड क्लासेस में देते हैं। मैं वो सारी चीज़ें आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी वीडियो में देने का प्रयास किया हूँ। आपने बहुत ही पेशेंसली पूरे वीडियो को वॉच किया, और मेरी ईश्वर से दुआ है कि आप इसको पूरा जो सुने हैं पूरा एडॉप्ट कर लें और बहुत पैसा कमाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8948913890, 8948913890। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका सपोर्ट करूँगा, पॉसिबली जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वो सारा आपको सपोर्ट करूँगा। ये वही स्ट्रैटेजीज हैं जो लोग पेड क्लासेस में देते हैं। मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही जो है वीडियो में ज़्यादातर चीज़ें देने का प्रयास किया हूँ, और मुझे आशा है कि आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे। आप ट्रेंड लाइन को बार बार ड्रा करिए, आप कैंडल को पढ़िए, आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझिए। ठीक, आप जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा, और मल्टीपल ट्रेड से बचिए। ठीक, और जब आप बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेड मत करिए। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेड करते हैं तो यू आर टेकिंग बिग रिस्क। ठीक, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करिए, और खास करके आप सिर्फ और सिर्फ करेंसी में ट्रेड करिए और किसी चीज़ में मत ट्रेड करिए। और एक एक स्ट्रेटजी को आप जो है इसको टेस्ट करिए, कितना वर्क कर रही है कितना नहीं कर रही है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बहुत टाइम हो गया, अब हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।